मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुरजोर तरीके से स्वागत है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जैसे कि हम पूर्व की क्लास में अव्यय को खत्म कर चुके हैं और आज का जो आपका बिंदु होने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत बिंदु होने जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे क्या? वाच्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य कहते किसे हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वाच्य की कंडीशन क्या होती है, वाच्य की पहचान क्या होती है, वाच्य को हम पहचानेंगे कैसे, ये सब चीजें हम अच्छे से विस्तार पूर्वक देखते हुए चलेंगे। और मेरे विद्वान साथियों, जो चैनल पे नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो आपके हित मित्र हों, जो भी यूपीएसआई यूपी पुलिस वीडियो की तैयारी कर रहे हों, उन तक ये वीडियो संप्रेषित कर दीजिएगा। ठीक है ना। आइए मैं अपने बिंदु पे चलता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा आपका जो बिंदु होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? वाच्य। क्या होने जा रहा है? वाच्य। अब मेरे प्यारे साथियों, मेरे विद्वान साथियों, वाच्य समझिएगा। वाच्य कहते किसे? जब वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता होती, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो या कर्म की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो? भाव की प्रधानता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। परिभाषा देखने का प्रयास करिएगा। परिभाषा कहते क्या है? परिभाषा देखिएगा। परिभाषा कहती क्या है? जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, या कर्म की या भाव की प्रधानता हो, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। या इसकी एक परिभाषा और बन सकती है, जब वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव की प्रधानता हो, जब वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। प्रधानता का मतलब होता है प्राथमिकता हो। प्रधानता का अर्थ होता है प्राथमिकता हो। क्या हो? प्राथमिकता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाच्य होते हैं? कर्तृवाच्य, दूसरा आपका आता है कर्मवाच्य। क्या आता है? कर्मवाच्य। और तीसरा आपका आता है भाववाच्य। क्या आता है? भाववाच्य। ठीक ना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। क्या आता है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, समझिएगा कर्तृवाच्य कहते किसे है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया चले, जब कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया चले, और क्रिया कैसी हो? सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। यहाँ कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता होगी। कर्ता की
प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता होगी। और क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी। सकर्मक और अकर्मक क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी। ध्यान सुनिएगा, जब कर्ता की जहां प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। और कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। और क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है। क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्या होता है? भाव की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता होगा, या फिर कह सकते हैं असमर्थता का भाव होगा। क्या होगा? असमर्थता का भाव होगा। और क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो वहां कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। वहां कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। जब वाक्य में कर्ता कर्म भाव के अनुसार क्रिया चले, जब वाक्य में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता हो, तो वहां कौन क्या होता हो? वह क्या होता है? वाच्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्ता की प्रधानता होती है, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया सकर्मक होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, क्रिया कैसी होती है? अकर्मक होती है। अब एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। इधर देखिएगा, ध्यान से समझना मेरी बातों को। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य होता कहां पे है? जब वाक्य में, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों हो, और क्रिया सकर्मक या अकर्मक हो। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया सकर्मक या अकर्मक हो, क्रिया कैसी हो? सकर्मक और अकर्मक हो, तो वहां कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य होता है। क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक है ना? और दूसरा पॉइंट देखिएगा, या फिर आप देखिएगा कर्ता के अनुसार क्रिया हो, कर्ता के अनुसार क्रिया हो, कर्ता के अनुसार क्रिया हो। कर्ता के अनुसार क्रिया होने का तात्पर्य है, कर्ता के अनुसार क्रिया होने का तात्पर्य है कि कर्ता अगर पुल्लिंग हो, क्या हो? कर्ता अगर पुल्लिंग हो तो क्रिया भी क्या हो? पुल्लिंग हो। क्या हो? पुल्लिंग हो। कर्ता अगर स्त्रीलिंग हो तो क्रिया भी क्या हो? स्त्रीलिंग हो। क्रिया भी क्या हो? स्त्रीलिंग हो। कर्ता अगर एक वचन हो तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? एक वचन होनी चाहिए। और अगर कर्ता जो है बहुवचन है, कर्ता अगर बहुवचन है, वचन कर लीजिए, वाचक हो गया है। देखिएगा, अगर कर्ता पुल्लिंग हो, क्रिया पुल्लिंग होनी चाहिए। कर्ता स्त्रीलिंग हो, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो। अगर कर्ता एक वचन हो, एक
वचन हो तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए। और अगर कर्ता बहुवचन हो, क्या हो, बहुवचन हो, क्रिया भी क्या होनी चाहिए, बहुवचन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बहुवचन होनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कर्ता के अनुसार क्या हो, क्रिया। कर्ता के अनुसार क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। यानी कर्ता अगर पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। कर्ता स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। और कर्ता अगर एक वचन है, क्रिया भी एक वचन होना चाहिए। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। तो वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। प्लस यहाँ क्रिया कैसी होंगी, सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है। प्लस यहाँ क्रिया कैसी हो सकती है, सकर्मक और अकर्मक दोनों। सकर्मक की भी क्रिया हो सकती है और अकर्मक की भी क्रिया हो सकती है। सकर्मक की भी क्रिया हो सकती है और अकर्मक की भी क्रिया हो सकती है। यानी कर्ता के अनुसार क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। कर्ता के अनुसार क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। तो वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। और प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। इतनी बात उम्मीद है समझ में आ चुकी होंगी। और प्लस इधर देखिएगा, प्लस इधर देखिएगा, अगर कर्ता के बाद, नोट डाल के लिख लीजिएगा, अगर कर्ता के बाद, अगर कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा है, यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा है तो वहां भी कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। वहां भी कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य ही होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य ही होगा। फिर से सुनिएगा, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया सकर्मक या कर्मक हो तो वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया हो, क्या होनी चाहिए, कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग। कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन। कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन। तो वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। और वाक्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक। वाक्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक। चाहे सकर्मक होंगे तभी कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, अकर्मक वाक्य होगा तभी कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। ठीक है ना, इतनी बातें समझ चुके होंगे। और इधर देखिएगा नोट में, कर्ता के बाद अगर ने विभक्ति चिन्ह लगा है तब भी कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। इधर देखिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखो, हमने अभी आपसे बताया है, हमने पहला पॉइंट लिखा था, कर्ता के अनुसार क्रिया हो। क्या हो, कर्ता के अनुसार क्रिया हो। जैसे जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें पूछा जाए कौन सा वाच्य, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पूछा जाए कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। अब यहाँ हमें चेक करना है, कर्ता के अनुसार अगर क्रिया चल रही है, कर्ता के अनुसार अगर क्रिया चल रही है वह कौन सा वाच्य होगा, कौन सा वाच्य होगा, तो वह कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो हमें चेक भी करना है, क्या करना है, चेक भी करना है। क्या करना है, हमें चेक भी करना है। अब देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया है कि नहीं, कर्ता के अनुसार क्रिया है कि नहीं है। तो यहां देखिएगा, राम क्या है, कर्ता है। राम क्या है, कर्ता है। राम क्या है भैया, कर्ता है। पुस्तक क्या है, कर्म है। पुस्तक क्या है, कर्म है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। अब हमें चेक करना है कर्ता के अनुसार क्रिया है कि नहीं। यानी कि कर्ता क्या है, पुल्लिंग है, और कर्म क्या है, स्त्रीलिंग है, पुस्तक पढ़ी जाती है। और क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। अब यहाँ देखिएगा, कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया चल रही कि नहीं चल रही। कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग। कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन। कर्ता बहुवचन, क्रिया
बहुवचन। यहाँ देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही कि नहीं चली, चल रही, आराम चल रही। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो हम कर्ता को परिवर्तन कर देंगे। क्या कर देंगे? हम कर्ता को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देंगे। यदि कर्ता को परिवर्तन करते ही, यदि कर्ता को परिवर्तन करते ही क्रिया प्रभावित हो जा रही है, क्या हो जा रही है? क्रिया प्रभावित हो जा रही है, तो वहां समझ लीजिए कौन सा वाच्य होगा, वहां समझ लीजिए कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। जैसे हमने कहा सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। इधर देखना, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो ये सीता देखिए क्या है? कर्ता। सीता क्या है? कर्ता है। पुस्तक क्या है आपका? कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ती क्या है आपका? क्रिया। क्या है? क्रिया है। अब यहाँ देखना, यानी सीता आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। सीता आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। और कर्म आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। कर्म आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। और क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग। तीनों स्त्रीलिंग हुए। अब हमने देखा था जब हमने पुल्लिंग रखा था, क्रिया पुल्लिंग में थी। अब इसी कर्ता को हमने स्त्रीलिंग कर दिया और क्रिया प्रभावित हो गई। समझ पा रहे ना? यानी हमने कर्ता को क्या किया? पुल्लिंग कर दिया, तो क्रिया पुल्लिंग के अनुसार चली। और कर्ता को हमने परिवर्तन करके स्त्रीलिंग कर दिया, यानी कि कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया चल रही। यहाँ देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना? कर्ता के अनुसार क्रिया चलने का तात्पर्य होता है कि कर्ता जिस कंडीशन में होगा, क्रिया भी उसी कंडीशन में होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि तीनों कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों स्त्रीलिंग आ गए हैं या तीनों पुल्लिंग आ गए हैं, अगर तीनों पुल्लिंग आ गए हैं, तीनों स्त्रीलिंग आ गए हैं, बस कर्ता को परिवर्तन कर दीजिएगा। कर्ता पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग कर दीजिएगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग कर दीजिएगा, और तुरंत क्रिया प्रभावित हो जाएगी। तो इतना बात आप जरूर समझ जाइएगा, इतनी बातें आप जरूर समझ जाइएगा कि कर्ता के अनुसार क्या चल रही है? क्रिया। कर्ता के अनुसार क्या चल रही है? क्रिया। जैसे हमने कहा बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चा क्या है भैया? करता है। बच्चा क्या है? करता है। और पढ़ना क्या है? क्रिया है। या बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, या कर लीजिए बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। बच्चा क्या है? करता है। बच्चा क्या है? करता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। यहां देखिएगा बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? बहुवचन है। बच्चा क्या है? बहुवचन है। और क्रिया कैसी है? बहुवचन है। जबकि कर्म क्या है? एक वचन है। कर्म क्या है? एक वचन है। कर्म कैसा है? एक वचन है। यानी कि किसके अनुसार क्रिया चल रही है? कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। किसके अनुसार क्रिया चल रही है? कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक ना? यानी कि कर्ता के अनुसार क्या चल रही? क्रिया चल रही। कर्ता बहुवचन था, क्रिया भी बहुवचन थी। एक सेंटेंस और देखिएगा, जैसे हमने कहा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है। यहां देखिएगा आपका बच्चा क्या हो गया है? कर्ता हो गया है। बच्चा क्या हो गया है? कर्ता हो गया है। पुस्तक क्या हो गया है? कर्म हो गया है। और पढ़ना क्या हो गया है? क्रिया हो गया। पढ़ना क्या हो गया है? क्रिया हो गया है। यानी बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ जो बच्चा था एक वचन में, बच्चा क्या है? एक वचन है। और कर्म भी क्या है? एक वचन में है। कर्म भी क्या है? एक वचन में है। और क्रिया भी क्या है? एक वचन में है। क्रिया भी क्या है? एक वचन में। क्रिया भी क्या है? एक वचन में है। ठीक ना? क्रिया भी क्या है? एक वचन में है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, क्योंकि यहाँ जब बच्चे थे यानी बहुवचन था। कर्ता कौन? कर्ता बहुवचन था, क्रिया बहुवचन थी। कर्ता एक वचन हुआ, क्रिया भी एक वचन की हो गई। क्रिया भी एक वचन की हो गई। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। यानी
कर्ता के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया। कर्ता के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन, कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग। यदि कर्ता तीनों, कर्ता कर्म और क्रिया, यदि कर्ता कर्म और क्रिया तीनों एक वचन में है, क्या है, एक वचन में है, या तीनों बहुवचन में है, तो कर्ता को परिवर्तन करते ही क्रिया अगर प्रभावित हो जाएगी तो वहां कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। जैसे हमने कहा, यहां देखिएगा, जैसे हमने कहा बच्ची, बच्ची बच्ची पुस्तक पढ़ती है, बच्ची पुस्तक पढ़ती है। यहां देखना, बच्ची क्या था, स्त्रीलिंग था, यानी कर्ता कौन है, बच्ची है, तो स्त्रीलिंग था। अब देखिए पढ़ना क्रिया भी क्या हो गया भैया, स्त्रीलिंग हो गया। यानी कर्ता के अनुसार क्या चल रही है, क्रिया चल रही है। कर्ता के अनुसार क्या चल रही है, क्रिया। यानी कि जहां भी कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी वहां कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आप सबको आ चुकी होंगी। यहाँ तक आप लोग शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिएगा, फिर से देखिएगा। एक बार इधर हम पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे देखिएगा, हमने कहा क्या है, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, और जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता क्या होगा, मालिक होगा, तो कर्ता के अनुसार सब काम होगा, कर्ता के अनुसार सब काम होगा। उसके बाद हमने कहा वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं, वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। यानी कि कर्ता के अनुसार क्या हो, क्रिया। कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन, और कर्ता के बाद अगर ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है तब भी कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। यहां देखिएगा, उसके बाद कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन, कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, और कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग। यानी कर्ता के अनुसार क्या चल रही, क्रिया चल रही, तो वहां कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। पहला पॉइंट, वहां कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। पहला पॉइंट हो चुका है। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, बन गया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अब हमने कहा था सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य हो सकते हैं। हमने कहा राम रोता है, राम रोता है, ये आपका कैसा वाक्य है, अकर्मक क्रिया का वाक्य। अकर्मक क्रिया क्या है, वाक्य। कैसा वाक्य है, अकर्मक क्रिया का वाक्य। यानी राम रोता है कैसा वाक्य, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अब यहां देखना, राम क्या है, कर्ता है, और रोना क्या है, क्रिया है। रोना क्या है, क्रिया है, तो राम क्या है, पुल्लिंग है, और क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग की है। अब इसी को हम कर्ता को परिवर्तन कर दे रहे हैं, कर्ता को हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर दे रहे हैं। यानी सीता रोती है, सीता रोती है। यहां देखिएगा, सीता रोती है, तो यहाँ सीता क्या हो गया भैया, कर्ता हो गया। सीता क्या हो गया, कर्ता, और रोती है क्या है, क्रिया। रोती है क्या है, क्रिया। यानी कि ये जो कर्ता है आपका स्त्रीलिंग है, कर्ता जो आपका है क्या है, स्त्रीलिंग है, और क्रिया भी क्या हो गई आपकी, स्त्रीलिंग हो गई। क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग की हो गई। तो यहाँ कर्ता के अनुसार क्या चल रही, क्रिया चल रही है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। और इसके पहले हमने देखा था, कि यहाँ देखिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है कैसा वाक्य, सकर्मक क्रिया का। कैसा वाक्य, सकर्मक क्रिया का था। यहाँ देखिएगा, सीता पुस्तक पढ़ती है कैसा वाक्य, सकर्मक क्रिया का वाक्य। कैसा वाक्य, सकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो यहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। यहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य। अगला है, जब हमने कहा था कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह है। जैसे हमने कहा राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, ठीक ना। तो यहाँ कौन सा वाच्य है, यहाँ कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। और कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, और कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। अब ध्यान से सुनना, यदि क्रिया, ध्यान सुनना मेरी बात को, यदि क्रिया
बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना, यदि क्रिया ऐसी आती है तो वहां निर्विभक्ति चिन्ह कर्ता के बाद भी लगा रहेगा, तो वहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। जैसे हमने कहा, कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जैसे हमने कहा राम ने श्याम को पुकारा। राम ने श्याम को पुकारा, यहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? कमेंट करिएगा सभी लोग, यहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? राम ने श्याम को पुकारा, यहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? यहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्ता के बाद निर्विभक्ति चिन्ह तो लगा हुआ, लेकिन यदि हमने कहा पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना, बुलाना, सुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना, बुलाना और सुलाना, यदि ऐसी क्रियाएं आती हैं तो वहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। वहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अभी इस टॉपिक को, इस बिंदु पे हम कर्मवाच्य में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वाच्य लेते हैं। अगला वाच्य है क्या? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है और कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। कर्म की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है? वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, ठीक ना। और कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, और कर्म के अनुसार क्रिया होती है या चलती है, क्रिया होती है, कर्म के अनुसार क्रिया होती है। और वाक्य कैसा होता है? यानी कि वाक्य कैसा होता है? रहने दीजिए यहां तक, ठीक ना, होती है। अब यहां देखिएगा, ये आपका पॉइंट है। हमने कहा कर्म के अनुसार क्या होगी? कर्म के अनुसार क्या होगी? क्रिया होगी। कर्म के अनुसार क्या होगी? क्रिया होगी। कर्म के अनुसार क्रिया होगी, और क्रिया कैसी होगी? सकर्मक। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक। इसमें अकर्मक क्रिया के वाक्य नहीं आते, इसमें अकर्मक क्रिया के वाक्य नहीं आते। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी, कर्म के अनुसार क्रिया होगी। यानी कि यहाँ पे कर्म पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, कर्म स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग। कर्म एक वचन, कर्म एक वचन, क्रिया भी एक वचन, एक वचन। कर्म बहुवचन, कर्म बहुवचन, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी। क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन हो जाएगी। यानी कर्म के अनुसार क्या होगी? क्रिया होगी, लेकिन क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, कर्ता के बाद नोट डाल करके इतना लिख लीजिएगा। अभी 3 पॉइंट हम 3 लाइन दे देंगे आपको, यानी 3 लाइन दे देंगे, कभी वाच्य में कोई समस्या नहीं आएगी। यहां देखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, यदि कर्ता के बाद क्या हो? से या के द्वारा लगा हो, से या के द्वारा लगा हो, और उसके बाद क्रिया कैसी हो? सकर्मक। क्रिया कैसी हो? सकर्मक क्रिया हो, तो वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। यदि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो और प्लस क्रिया कैसी हो? सकर्मक क्रिया हो, तो वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। जैसे हम आगे देखते हैं, हमने कहा है आपसे, हमने कहा क्या हो? कर्ता के बाद से
या के द्वारा लगा हो, से या के द्वारा लगा हो, और क्रिया कैसी हो, सकर्मक। क्रिया कैसी हो, सकर्मक क्रिया हो, तो वहां कौन सा वाच्य होता है, कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने कहा मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। यहां देखिएगा मोहन क्या है, कर्ता है, के द्वारा कारक चिन्ह है, पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ी गई क्या है आपका, क्रिया। पढ़ी गई क्या आपका है, क्रिया है। यानी मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यानी मोहन कर्ता है और पुस्तक कर्म है, और पढ़ी गई क्या है, आपकी क्रिया है। अब हमें चेक करना है कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है कि नहीं, कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है कि नहीं। और यहाँ देखिएगा हमने कहा कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो और क्रिया कैसी हो, सकर्मक। और यहाँ देखिएगा आप लोग, यानी कि मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यानी क्या पढ़ा गया, पुस्तक पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, पुस्तक पढ़ा गया। यह क्रिया कैसी है, सकर्मक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया है, और से या के द्वारा लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, से या के द्वारा लगा हुआ है, कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। और यहाँ किसके अनुसार क्रिया चलेगी, कर्म के अनुसार। किसके अनुसार क्रिया चलेगी, कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चलेगी। अब यहाँ देखिए मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, जब मोहन कर्ता जो है पुल्लिंग है और यहाँ पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, और क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग है। क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया चलती, अगर कर्ता के अनुसार क्रिया चलती, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्रिया कैसी होती, पुल्लिंग होती। क्रिया कैसी होती, पुल्लिंग होती। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया चलती, मेरे प्यारे विद्वान साथियों, क्रिया कैसी होती, पुल्लिंग होनी चाहिए थी, लेकिन क्रिया है कैसी, स्त्रीलिंग। जब क्रिया स्त्रीलिंग है, जब क्रिया स्त्रीलिंग है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं है। किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। यानी क्रिया किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है। क्रिया किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है। अब इसी वाक्य को मैं परिवर्तन कर देता हूं। अब यहाँ जो स्त्रीलिंग था, यानी कर्म क्या था, स्त्रीलिंग था, मैं कर्म को पुल्लिंग रख रहा हूं। कर्म क्या था, स्त्रीलिंग था, मैं कर्म को पुल्लिंग रख रहा हूं। यदि कर्म को पुल्लिंग रखते ही क्रिया प्रभावित हो जा रही है, तो यह तो स्पष्टीकरण हो ही चुका है कि कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है। किसके अनुसार चल रही, कर्म के अनुसार क्रिया चल रही। जैसे हमने कहा मोहन के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। मोहन के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। यहां देखना मोहन क्या है, करता है। मोहन क्या है, करता है। अखबार क्या है, कर्म है। अखबार क्या है, कर्म है, और पढ़ा जाता क्या है, क्रिया है। पढ़ा जाता क्या है, क्रिया है। यहां देखना मोहन क्या है, पुल्लिंग है। अखबार क्या है, पुल्लिंग है, और क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। अब डाउट होता है कर्म के अनुसार क्रिया कैसे स्पष्टीकरण करें। और जब देखिएगा कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है, तो से या के द्वारा तो लगा होगा, निश्चित है, से या के द्वारा तो लगा होगा। और क्रिया कैसी है, सकर्मक है। क्रिया कैसी है, सकर्मक है। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमें चेक करना कर्म के अनुसार क्रिया चल रही कि नहीं। अब यहाँ कर्म हमने स्त्रीलिंग रखा था, क्रिया स्त्रीलिंग हो गई थी, और कर्म हमने पुल्लिंग रखा, क्रिया भी कैसी होगी, पुल्लिंग की होगी। देखिएगा कर्म हमने पुल्लिंग रखा, क्रिया भी होगी पुल्लिंग की। यानी कि जब भी हमने कर्म को परिवर्तन किया, जब भी हमने कर्म को उठा पटक किया, कर्म को अदला बदली किया, यानी कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया, तुरंत क्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी। तुरंत क्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है। किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है, और सकर्मक क्रिया का वाक्य है, और बीच में से या के द्वारा लगा हुआ है, तो वह कौन सा वाच्य हो जाएगा मेरे प्यारे विद्वान साथियों, कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, वह कर्मवाच्य हो जाएगा।
उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप लोग को इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके भेजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए सभी लोग, आगे चलते हैं। अब देखिएगा अगला जो आपका आता है, अगला आता है आपका भाववाच्य। क्या आता है? भाववाच्य आता है। भाववाच्य, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता होती है। रुक जाइए, एक पॉइंट आपका छूट गया है, इधर देख लीजिएगा। यहां भी कर्मवाच्य में ही देखिएगा, एक पॉइंट छूटा था आपका, वो भी नोट करवा दूं। अभी इसको हटा दीजिएगा आप लोग। इसको हटा दीजिए कुछ सेकंड के लिए, इधर देखिएगा। अब यहां देखिएगा, अगर कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा रहे, कर्ता के बाद क्या लगा रहे? ने विभक्ति चिन्ह लगा रहे, कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य। हमने बताया कर्तृवाच्य। लेकिन किस कंडीशन में, किस कंडीशन में कर्ता के बाद अगर ने विभक्ति चिन्ह लगा हो? किस कंडीशन में? यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो और कौन सा वाच्य हो? कर्मवाच्य हो। कौन सा वाच्य हो? कर्मवाच्य हो। किस कंडीशन में होना चाहिए? वह कंडीशन कौन सी है? वह कंडीशन कौन सी है कि कर्मवाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। यानी यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो तो कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। लेकिन अगर कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो तो कौन सी ऐसी कंडीशन आएगी जो कर्मवाच्य होगा? कौन सी ऐसी कंडीशन आएगी जो कर्मवाच्य होगा? जैसे देखिएगा, यदि क्रिया, यदि क्रिया बुलाना, पुकारना, बुलाना पुकारना, बुलाना पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना, भगाना, ठीक ना? बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना। यदि क्रिया बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना और यदि क्रिया बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना और सुलाना आता है, और सुलाना आती है, और सुलाना आती है, सुलाना आती है। ध्यान सुनिएगा, यदि क्रिया बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना और सुलाना क्रिया आती है, और सुलाना क्रिया, सुलाना क्रिया आती है तो, आती है तो यदि कर्ता के बाद, यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, विभक्ति चिन्ह, ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, लगा हुआ है तो वहां पर, तो वहां पर कर्मवाच्य होगा, तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। फिर से ध्यान सुनना, ठीक है? यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा था, यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा था तो वहां कौन सा वाच्य होता था? कर्तृवाच्य। वहां कौन सा वाच्य होता था? कर्तृवाच्य होता था। ये हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? वहां कौन सा वाच्य होता था? कर्तृवाच्य होता था। लेकिन किस कंडीशन में यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो तो कर्मवाच्य होगा? किस कंडीशन में? कंडीशन वह कौन सी होगी? वह कंडीशन कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्वान साथियों? कि यदि क्रिया बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना, सुलाना क्रिया आती है तो कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो, कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो
तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कैसे होगा? जैसे हमने कहा माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया। अब ये आपका प्रश्न यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। यूपीएसआई में आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें पूछा गया है कौन सा वाच्य? माँ ने बच्चे को सुलाया, इसमें पूछा गया था कौन सा वाच्य है? जो विद्वान साथी, जो मेरे प्यारे मित्रगण यही पढ़ के गए थे कि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो तो वहां कर्तृवाच्य होता है, उनकी सारी भ्रांतियां, उनके जो सारे कॉन्फिडेंस थे सब खत्म हो गए। समझ पा रहे ना? उनको भ्रम आ गया, तुरंत आ गया कि भैया कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ कर्तृवाच्य हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा होता, लेकिन किस कंडीशन में? जब भूतकाल का वाक्य होता। किस कंडीशन में? जब भूतकाल का वाक्य होता और कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा होता, तभी वहां पे कर्तृवाच्य होता। कौन सा वाच्य होता? कर्तृवाच्य होता। लेकिन यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा है और क्रिया बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना आ रही है, सुलाना आ रही है, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। और यहाँ क्रिया कौन सी आ रही है? सुलाना आ रही है। यहाँ क्रिया कौन सी आ रही है? सुलाना आ रही है। और यहाँ कर्म के बाद को विभक्ति चिन्ह लगा है। यहाँ कारक कौन सा है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। और वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। यानी कौन सा वाच्य हो जाएगा? यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे विद्वान साथियों, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी आपको। आइए आगे चलते हैं। अब भाववाच्य देखने का प्रयास करते हैं। भाववाच्य कहते किसे हैं? भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो, वहां भाववाच्य होता है। वहां भाववाच्य होता है। भाववाच्य होता है। ठीक ना? जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वहां कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। इधर देखना, यहाँ कर्ता के बाद, यहाँ भी कर्ता के बाद से या के द्वारा लगेगा। क्या लगेगा? से या के द्वारा लगेगा। और क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। इसके पहले आपने देखा था कर्मवाच्य में भी से या के द्वारा लगता है। कर्मवाच्य में भी से या के द्वारा लगता है, लेकिन कर्मवाच्य में अगर से या के द्वारा लगता है तो वहां क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक होती है। जबकि भाववाच्य में अगर से या के द्वारा लगता है तो वहां क्रिया कौन सी हो रही है? यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है? अकर्मक क्रिया हो रही है। यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है? अकर्मक क्रिया हो रही है। अगर देखिएगा पहले की क्लास में हमने बताया क्या? कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो और क्रिया कैसी हो? सकर्मक क्रिया हो, तो वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। जबकि यदि जिस वाक्य में यदि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो और क्रिया कैसी हो? अकर्मक। कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो, क्रिया कैसी हो? अकर्मक। तो वहां कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। वहां कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। जैसे हमने कहा और यहाँ असमर्थता के भी भाव आएगा। क्या आएगा? असमर्थता के भी भाव आएगा। निगेटिव सेंटेंस आएंगे। क्या आएंगे? निगेटिव वाक्य आएंगे। क्या आएंगे? निगेटिव वाक्य आएंगे, नकारात्मक वाक्य आएंगे। और क्या होगा? से या के द्वारा लगा होगा। जैसे हमने कहा मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। ठीक है ना? जैसे हमने कहा राम से रोया नहीं जाता है। राम से रोया नहीं जाता, राम से सोया नहीं जाता है। ठीक ना? ये सब क्या है? भाववाच्य है।
कौन से वाच्य है? भाववाच्य है। और भाववाच्य में क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। एक पॉइंट और नोट करिएगा, जब कोई कार्य कर, आप कोई क्रिया कर रहे हैं, जब कोई क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया करने में नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वहां कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी उम्मीद है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी उम्मीद है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब तीनों वाच्य की 3 लाइन, तीनों वाच्य की 3 लाइन। पहली लाइन है कर्ता के अनुसार क्रिया हो, कर्ता के अनुसार क्रिया हो। क्या हो? कर्ता के अनुसार क्रिया हो। और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह हो और भूतकाल का वाक्य हो। भूतकाल का वाक्य हो। क्या हो? भूतकाल का वाक्य हो। क्या हो? भूतकाल का वाक्य हो। और क्रिया कैसी होनी चाहिए? सकर्मक और अकर्मक दोनों। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों होगी, दोनों होंगी। सकर्मक और अकर्मक दोनों होंगी। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया हो, कर्ता पुल्लिंग क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता एकवचन क्रिया एकवचन, कर्ता बहुवचन क्रिया बहुवचन। तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। और कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो और किस काल का वाक्य हो? भूतकाल का वाक्य हो। अपूर्ण भूतकाल छोड़ करके, अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो और भूतकाल की क्रिया हो तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। और क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती हैं। इस कंडीशन में कौन सा वाच्य होगा मेरे प्यारे साथियों? कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होना चाहिए? कर्तृवाच्य होना चाहिए। अब कर्मवाच्य की कंडीशन क्या होनी चाहिए? कर्म के अनुसार क्रिया हो, कर्म के अनुसार क्रिया हो। कर्म के अनुसार क्या होनी चाहिए? क्रिया। कर्म पुल्लिंग क्रिया पुल्लिंग, कर्म स्त्रीलिंग क्रिया स्त्रीलिंग, कर्म एकवचन क्रिया एकवचन, कर्म बहुवचन क्रिया बहुवचन होनी चाहिए। पहला पॉइंट। और क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक। यहाँ अकर्मक और सकर्मक दोनों आए थे, किसमें? कर्तृवाच्य में। जबकि कर्मवाच्य में कौन सी आएंगी? कौन सी क्रिया आएगी? सकर्मक क्रिया आएगी। और प्लस कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो, कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो। और क्रिया कैसी होनी चाहिए? सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। क्रिया कैसी होनी चाहिए? सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। इन सब कंडीशन में क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। इन सब कंडीशन में क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। और तीसरा पॉइंट है आपके सामने, तीसरा पॉइंट है कि यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा, कर्ता के बाद क्या लगा है? ने विभक्ति चिन्ह लगा है, तो किस कंडीशन में कौन सा वाच्य होना चाहिए? कर्मवाच्य। किस कंडीशन में कर्मवाच्य होगा? किस कंडीशन में कर्मवाच्य होगा? इधर देखिएगा, यानी यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा है तो किस कंडीशन में कर्मवाच्य होगा? यदि क्रिया बुलाना, पोसना, जगाना, भगाना, पुकारना, सुलाना, यदि इतनी क्रियाएं आती हैं और कर्म कारक होता है, यदि इतनी क्रियाएं आती हैं और कर्म कारक होता है, तो इस कंडीशन में कौन सा वाच्य होगा? इस कंडीशन में कौन सा वाच्य होगा? इन तीनों पॉइंट में कौन सा वाच्य होगा मेरे प्यारे साथियों? कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होना चाहिए? कर्मवाच्य होना चाहिए। ठीक ना? ये आपकी 2 कंडीशन किसकी हो गई? ये 3 पॉइंट आपके किसके हो गए? कर्तृवाच्य के। ये 3 पॉइंट किसके हो गए?
कर्मवाच्य के। ये 3 पॉइंट कर्मवाच्य के, ये 3 पॉइंट आपके कर्तृवाच्य के हो गए। कैसे हो गए? कर्तृवाच्य के हो गए। अगला पॉइंट जो आपका आता है, यदि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो, यदि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो, क्या लगा हो? कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो और क्रिया कैसी हो? अकर्मक। क्रिया कैसी हो? अकर्मक क्रिया हो, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? क्रिया कैसी हो? अकर्मक क्रिया हो, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। फिर से सुनिएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया हो, कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो, भूतकाल का वाक्य हो, अपूर्व भूतकाल को छोड़ करके सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होने चाहिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होने चाहिए, तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। कर्म के अनुसार क्रिया हो और क्रिया कैसी होनी चाहिए? सकर्मक। कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो, क्रिया कैसी हो? सकर्मक। यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो, किस कंडीशन में कर्मवाच्य होगा? यदि देखिए किस कंडीशन में कर्मवाच्य होगा? यदि क्रिया के बाद, यदि क्रिया क्या है? बुलाना, कोसना, जगाना, भगाना और पुकारना। बुलाना, कोसना, जगाना, भगाना यदि क्रिया ऐसी आती है, कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होना चाहिए। यदि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा है, यदि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा है और क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है, वह कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। वह कौन सा वाच्य होना चाहिए? भाववाच्य होना चाहिए। कौन सा वाच्य होना चाहिए? भाववाच्य होना चाहिए। चलिए एक बार क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिएगा, वाच्य कहते किसे हैं? जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, क्रिया कैसी होती है? अकर्मक होती है। इधर देखिएगा, कर्तृवाच्य में जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कैसी हो? अकर्मक सकर्मक दोनों हो, तो वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। जैसे कर्ता के अनुसार क्या हो? क्रिया हो और सकर्मक या कर्मक क्रिया हो, ठीक ना? कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता एकवचन, क्रिया एकवचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन। और नोट में देखिए, कर्ता के बाद क्या लगा हो? ने विभक्ति चिन्ह लगा हो, तब भी कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कर्ता के अनुसार क्या चल रही? क्रिया। सीता पुस्तक पढ़ती है, कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। बच्चा पुस्तक पढ़ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। बच्ची पुस्तक पढ़ती है, कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। और सकर्मक क्रिया के वाक्य किसके वाक्य हैं? सकर्मक क्रिया के वाक्य है। आगे देखिएगा, राम रोता है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। सीता रोती है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है और कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। और उसके बाद अगला पॉइंट हमने लिखा, राम ने रोटी खाई, कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन हमने कहा अगर कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है और उसके बाद क्रिया कौन सी आती है? बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना, सुलाना। यदि ऐसी क्रिया आती है तो वहां कर्मवाच्य हो जाता है। नहीं तो अगर भूतकाल का वाक्य होगा, पूर्व भूतकाल को छोड़ करके, तो वहां कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्तृवाच्य हो जाता है। कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्तृवाच्य हो जाता है। कर्मवाच्य में देखिएगा, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कैसी होती है? कर्म के अनुसार क्रिया होती है और क्रिया कैसी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। यानी कर्म पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्म स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्म एकवचन, क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन, और कर्म बहुवचन, क्रिया बहुवचन। यानी कर्ता के बाद अगर से के द्वारा लगा हुआ है और क्रिया कैसी है? सकर्मक, तो वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हुआ है और क्रिया कैसी है? सकर्मक, तो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे हमने कहा मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कर्म के अनुसार क्या चल रही? क्रिया चल रही। और देखिएगा, मोहन के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, कर्म के अनुसार क्या चल रही? क्रिया चल रही और क्रिया कैसी? सकर्मक। इधर देखिएगा, हमने लिखा है यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो, किस कंडीशन में कर्मवाच्य होगा? यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हो तो 2 वाच्य हो सकता है, या तो कर्तृवाच्य होगा या तो कर्मवाच्य होगा। कर्तृवाच्य किस कंडीशन में होगा? कर्मवाच्य किस कंडीशन में होगा? इधर देखिएगा, कर्मवाच्य किस कंडीशन में होगा? यदि क्रिया बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना और सुलाना आती है, कौन सी? और सुलाना आती है, और कर्ता के बाद क्या लगा हो? ने विभक्ति चिन्ह लगा हो। कर्ता के बाद क्या लगा हो? ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो वहां पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। जैसे हमने कहा, माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने
बच्चे को सुलाया। तो यहाँ यूपीएसआई में आपका प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे हमने कहा भाववाच्य में जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो और अर्थमर्थता का बोध हो, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो, नकारात्मक वाक्य हो, तो वहां कौन सा वाच्य हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। जैसे मोहन से पढ़ा नहीं जाता, राम से रोया नहीं जाता या सोया नहीं जाता, कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। अब भाववाच्य में क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। भाववाच्य में क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। ठीक है, इधर देखिएगा 3 पॉइंट, इधर 3 पॉइंट हमने बना दिया है। कर्ता के अनुसार क्या होनी चाहिए? क्रिया होनी चाहिए, कर्तृवाच्य होगा। यानी कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन। अगला देखिए, कर्ता के बाद नई विभक्ति चिन्ह लगा हो और भूतकाल का वाक्य हो अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके, भूतकाल का वाक्य हो अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके, तो वहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। और कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। यहाँ देखिए, कर्म के अनुसार क्रिया हो, क्या हो? कर्म के अनुसार क्रिया हो, और क्रिया कैसी होनी चाहिए? सकर्मक होनी चाहिए। तो वहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। या कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो और क्रिया कैसी हो? सकर्मक। क्रिया कैसी हो? सकर्मक, तब भी कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। यदि कर्ता के बाद नई विभक्ति चिन्ह लगा हो, क्या हो? कर्ता के बाद नई विभक्ति चिन्ह लगा हो, तो किस कंडीशन में कर्मवाच्य होगा? किस कंडीशन में कर्मवाच्य होगा? यदि क्रिया बुलाना, कोसना, जगाना, भगाना, पुकारना, सुलाना यदि क्रिया आती है, तो वहां कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्मवाच्य हो जाता है। यदि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो, कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो और क्रिया कैसी हो? अकर्मक क्रिया हो, तो वहां कौन सा वाच्य हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मेरे प्यारे मित्र, सभी मित्रों को उम्मीद है कि ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, थैंक यू क्लास।